हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक 2D पढ़ा। ठीक है, अब 3D के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो 2D में जैसे पढ़ा था कि हाँ ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसमें अगर कोई x और y कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। यानी 2D को हम लोग एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब 3D को तो प्लेन पे रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है ना। फिर भी अपन देखते हैं कैसे। एक 3D जस्ट लाइक आपका एक रूम है, रूम का जो कॉर्नर मान लें, उसी तरह की चीजें होगी। तो इस तरह का, ठीक है, अगर हम इसको x बोलें, इसको y बोलें, तो ये z हो जाएगा। ठीक, ये x का नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा x डैश, y का नेगेटिव पार्ट इधर आगे y डैश, z का नेगेटिव पार्ट इधर z डैश। ठीक है, क्लियर है। यानी एक तरह से ये लाइक ये पेन की तरह से, ये देखो, अगर हम ऐसे बात करें, ठीक है, ये दिख रहा है फोर्थ, यानी एक से ये देखो, ये आपको z, ये x और ये y, ठीक है, इस तरह के क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब इसमें ये देखो कि कितने आपके क्वाड्रेंट बनेंगे, है ना। एक यहाँ पे x प्लेन, कितने प्लेन बनेंगे, एक तो बनेंगे एक्स वाई का प्लेन बनेगा, वाई जेड का बनेगा, है ना, और एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक एक्स जेड का प्लेन बनेगा। 3 प्लेन ऐसे होंगे, लेकिन उसके पार्ट देखो, एक बनेगा एक्स वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन का, ये एक्स वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन का, एक वाई और x के नेगेटिव डायरेक्शन का, एक y और x के नेगेटिव, यानी x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, उसका एक बनेगा पार्ट। तो इस तरह से आपको टोटली लगभग कितने बन जाएंगे, 8 प्लेन बन जाएंगे आपके, है ना। 8 पार्ट में, सेक्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में बढ़ जाएगा। ठीक, अब 8 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब किस प्लेन पे क्या कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे ये देखते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक्स वाई जेड ऐसे कॉर्नर हो गए, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये एक्स वाई और जेड, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। P पॉइंट है तो x, y, z, जैसे 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे x, y, इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, एक तीसरा कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो जाएगा z। ये x, y, z तीनों म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर होते हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जैसे x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 0, यानी x एक्सिस पे y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ठीक है, इस पे 0 y और 0, यानी x और z y एक्सिस पे 0 हो जाएगा, और z एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 z। ठीक है, इस तरह से अपना तीनों एक्सिस का पॉइंट हो गया। उसके बाद से जब प्लेन की बात करेंगे तो अगर एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे है, तो
वहां पे बात करेंगे तो वहां पे जेड जीरो हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या होता है, जीरो होता है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, ठीक है। और वाई जेड प्लेन की बात करेंगे, वाई जेड प्लेन की बात करते हैं तो इस पे अगर इस प्लेन की बात करते हैं वाई जेड की, है ना, तो इस प्लेन पे क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x जीरो हो जाएगा, यानी जीरो y और z, ठीक है। और एक्स जेड प्लेन की बात करें, एक्स जेड प्लेन की, ऐसे एक्स जेड प्लेन की बात करें, इस तरह का कुछ है ना, इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन पे अगर कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, x जीरो z, ठीक है। यानी इस प्लेन पे क्या हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीनों प्लेन की, है ना, तीन ये और ये नेगेटिव डायरेक्शन वाला अलग प्लेन, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन के अनुसार से चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन वाला अपना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर अगर प्लेन की बात करें कि हाँ किस क्वाड्रेंट में कैसे कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है, एक ये प्लेन हो गया, ठीक, एक ये प्लेन हो गया, ठीक, एक ये प्लेन हो गया। तो देख लीजिए आपका प्रॉपर 8 प्लेन आ जाएंगे प्रॉपरली, है ना। तो अब इसमें ये तो हो गया कि कोऑर्डिनेट कैसे, किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो दिमाग में पूरा शेड करना है इसको, है ना। और अब आता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो अगर ये बोलता है कि डिस्टेंस फार्मूला बताइए, है ना, तो अगर एक्स वाई जेड अगर दिया है पॉइंट और इससे आप ओरिजिन से अगर डिस्टेंस बनाएंगे तो जैसे 2D में हम लोग लिखते थे OP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता था ओरिजिन से डिस्टेंस। इसी तरह से इसमें भी एज इट इज क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर जुड़ जाता है ना, क्यों एक बढ़ जाएगा टर्म जेड, है ना, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ उसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर करके और ऐड कर लें और उसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो हो जाता है उसका डिस्टेंस, ठीक है। अब फिर अगर 2 पॉइंट दिया हो, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया, यानी यहाँ पे P दे दिया और Q दे दिया, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 z1, ठीक है, इसका दे दिया x2 y2 और z2, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करते हैं, फिर जैसे 2D में अगर PQ रहता था तो क्या करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक चीज और इसमें पड़ जाएगा, क्या, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस क्लियर कट होना चाहिए यहाँ पे, है। 2D जो 2D समझ गया, 3D में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला पे जैसे कि उसमें हम लोगों ने प्रूफ किया था क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, ठीक है, ये सारी चीज जैसे हम लोगों ने प्रूफ की थी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो उस तरह से इसमें भी सेम चीज आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे उसके क्वेश्चंस भी देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अगर हमको दे दे 3 डायमेंशन में, है ना, इस तरह का 3 डायमेंशन में दे देता है, यहाँ पे A दे दिया, B C, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 और z1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2 और z2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3 z3, ठीक है। अब ये बोल दिया कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ये प्रूफ करना है, तो
क्या करेंगे, इसमें भी जैसे डिस्टेंस फार्मूला 2D में लगाते थे वैसे ही लगा देंगे, इसमें भी AB का लेंथ निकालेंगे, BC का लेंथ निकालेंगे और AC का लेंथ निकालेंगे। और फिर अगर दो लेंथ इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस हो गया, तीनों लेंथ इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल हो गया, और सब डिफरेंट हुए तो स्केलेन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर ये इस तरह से हो, अगर पैरेललोग्राम हो, है ना, तो पैरेललोग्राम हो, उसका भी सेम फंडा, मतलब कोई डिफरेंट है ही नहीं, है ना। ये लेंथ निकाला इसके बराबर हो गया, ये लेंथ निकाला इसके बराबर हो गया, डायगोनल दोनों निकाला आपस में नहीं होने चाहिए बराबर, है ना, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अगर ऐसा रहा कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, है ना, चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, यानी सब आपस में इक्वल हो गए और डायगोनल नहीं इक्वल हुआ, रोम्बस हो गया। ठीक है, स्क्वायर हुआ, चारों साइड आपस में इक्वल है ना, और डायगोनल भी इक्वल हो गया। ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, ठीक, और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, स्क्वायर हो गया। ठीक, और रेक्टेंगल करना है तो उसी तरह से अपोजिट साइड इक्वल्स और डायगोनल भी इक्वल, तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि करना क्या है, बहुत आसान है। उसके बाद से अगर ट्रायंगल में ही एक चीज हम लोग ने पढ़ा था सेंट्रॉयड, है ना, तो सेंट्रॉयड यानी मीडियन, इसका मीडियन और ये मीडियन, है ना, ये अब ये सेंट्रॉयड पढ़ा था तो क्या पढ़ते थे हम लोग, A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, तो क्या पढ़ते थे 2D में x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाता था, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाता था। तो अगर जब Z1 इसमें आके ऐड हो जाता है, यहाँ पे Z2 ऐड हो जाता है, यहाँ पे Z3 ऐड हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 हो जाता है सेंट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेंट्रॉयड भी अपन निकाल सकते हैं, सेंट्रॉयड अगर बोले तो। ठीक है, उसके बाद से आता है, इसमें भी सेक्शन फार्मूला होता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन इसमें भी होता है, सेम चीज जैसे 2D में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं A B C m/n x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2। ठीक, अब इसका भी अगर x y और z ये निकालना है तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, है ना, तो फिर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट एज इट इज हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3D में भी कोई भी हार्ड एंड फास्ट, बेसिक के लिए थोड़ा सा जब एडवांस 12th में पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हल्का सा कठिनाई, मतलब हल्की सी कठिनाई हो सकती है, बट 11th लेवल में कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट की हाँ इतना सोचना है कि कैसे होगा, टफ नहीं है ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कैसे क्या क्वेश्चंस
है। ठीक, तो आपका क्वेश्चंस दिया है कि प्रूव दैट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, थोड़ा देख, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 7, 10, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 6 और 6, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है -4, 9, 6। तो प्रूफ करना है कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वर्ड देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सेम चीज, अब तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे करना है ना, इस तरह का कुछ होगा। और आइसोसेलेस है यानी ये इसके बराबर है ना, आइसोसेलेस है तो ठीक है। तो पहले हम क्या निकालें, ए बी निकालें, ठीक है, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकाल लो, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 -0 प्लस 6 -7 प्लस 6 -10, है ना, का स्क्वायर हो गया। फिर बी सी -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 -6 का स्क्वायर प्लस 6 -6 का स्क्वायर, ठीक। और ए सी निकाल लो, स्क्वायर रूट, ठीक, यानी -4 -0 का स्क्वायर प्लस 9 -7 का स्क्वायर प्लस 6 -10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16। यहाँ पे 16 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 18, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 18 यानी 3√2, ठीक। और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी 9, और ये भी 9 यानी ये भी क्या हो जाएगा 3√2, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो ये 4 और ये 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये हो जाएगा आपको प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 16, ये आपको 4 और ये 16, है ना। 32 और 4 36 यानी 36 यानी 6 आ गया, ठीक। तो अब ये बताइए, अगर ये दोनों सबसे पहले आइसोसेलेस तो हो गए, क्लियर है ना, ए बी और बी सी इक्वल होगा। अब क्या, राइट एंगल, तो हम क्यों ना इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें, तो क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं वो देख लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके देखें ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब इसको स्क्वायर करें तो 3√2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, और ये भी करेंगे तो 18 आ जाएगा यानी 36। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है ना, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई भी हार्ड एंड फास्ट और कुछ भी नहीं होता है,
हमने जो भी 3D में बताया इस यही रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ 3D बहुत बड़ा टफ है, 11th के लिए 12th के लिए तो है, थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो बस 3D का इतना ही ज्योमेट्री है। फिर अभी अगले लेक्चर में थोड़ा सा कोनिक सेक्शन छूट गया था मेरा, तो कोनिक सेक्शन में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और एक टाइप के और क्वेश्चन छूट रहा था, उसको मैं आपको बता दूं। जैसे 2D में क्या करते थे, अगर A और AB, ठीक है, इसका x1 और y1 देता था कोऑर्डिनेट्स, और इसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट देता था, है ना। और यहाँ पे C, इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन रहता था, है ना। तो क्या करना रहता था कि हमें रेशियो निकालना पड़ता था कि C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग 2D में k:1 मानते थे, इस तरह से 3D में भी k:1 लेके चलना है। यहाँ पे आपको Z1, यहाँ पे आपको Z2 और यहाँ पे आपको Z, है ना। एज इट इज यहाँ से x इक्वल टू जैसे लिखोगे x1 mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n जैसे लिखते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 है और यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 या 1 प्लस k, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे k की वैल्यू होगी, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, है ना। अगर मान लो कि ये दे दिया है 2, है ना, यहाँ पे दे दिया है 3, यहाँ पे दे दिया है 5, है ना। तो अब यहाँ से k की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, यानी क्या कि इसकी वैल्यू अगर दे देता है, यानी यहाँ पे 2, 3, 4, है ना, यहाँ पे 5, 6, 7 इस तरह से दे दिया। यहाँ पे दे दिया आपको 4 नहीं, कुछ और मान लेते हैं, है ना, 3, 5, 7 इस तरह कुछ दे दिया। तो ये उस तरह की चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये निकालने के बाद से इसके इक्वल हो जाएगी। ये 3 है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, है ना। ये आपको 2 हमने माना है तो यहाँ पे 5 माना है 5, और यहाँ पे 5k इंटू 5 और यहाँ पे 1 इंटू 2, ये इस तरह की चीजें हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और हम लोग यहाँ से की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इस तरह का अगर कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, और अपने को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जैसे हमने 2D में करते थे वैसे ही इसमें 3D में भी कर सकते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। मिड पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट तो एज इट इज है। मिड पॉइंट में भी आप क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2, है ना। इससे भी आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक।